हेलो नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की मिट्टियाँ। राजस्थान की मिट्टियाँ जो है, सबसे पहले तो ये बताइए मिट्टियाँ होती क्या है। तो इसकी परिभाषा देखिए आप। मिट्टियाँ होती क्या है? अपनी पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ की पतली परत क्या कहलाएगी? मृदा या मिट्टियाँ। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। राजस्थान की मृदा कहते किसे हैं? तो सीधी सी बात है, आपको एक शब्द पे जोर ज़्यादा देना है, असंगठित पदार्थ। पृथ्वी के धरातल जो है, अपना माना कि ये अपनी पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के धरातल के ऊपर, इसके ऊपर जो एक पतली परत पाई जाती है, इस पतली परत को ही असंगठित पदार्थों से बनी हुई होती है। इसी को क्या कहा जाता है? मृदा या मिट्टियाँ। असंगठित पदार्थ होते कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें क्या क्या मिले हुए होते हैं? देखिए किन किन से बनती है। एक तो होते हैं खनिज पदार्थ, दूसरा कौन सा है? वो होता है जीवाश्म, तीसरा होता है मृदा गोल। मृदा गोल का मतलब जल। और अगला जो है असंगठित पदार्थ, वो है मृदा वायु। ये चारों चीजें मिलके किसका निर्माण करती है? मिट्टियों का। तो ये चारों शब्द बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा आप बोल सकते हो, पृथ्वी के धरातल के ऊपर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की एक पतली परत क्या कहलाएगी? मृदा या मिट्टियाँ कहलाएगी। और असंगठित पदार्थों में कौन कौन से आते हैं? तो खनिज पदार्थ है, जीवाश्म है, मृदा गोल यानी कि जल है, और वायु। ये चारों चीज मिलके मिट्टियों का निर्माण करती है। ये हो गई अपनी मिट्टियों की परिभाषा। मृदा होती क्या है, आगे समझ में आपको? पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों को मृदा या मिट्टियाँ कहा जाता है। और असंगठित पदार्थों में कौन कौन होते हैं? खनिज, जीवाश्म, मृदा गोल और मृदा वायु। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये मिट्टी जो बनती है, इस पर है ना प्रभाव किस किस का पड़ता है? ठीक है, तो प्रभाव देखिए, इस पर प्रभाव पड़ता है, एक तो जलवायु का पड़ता है, दूसरा जैविक पदार्थों का पड़ता है, तीसरा पैतृक चट्टाने, और चौथा है खनिज। प्रभाव का मतलब होता है जिस क्षेत्र में जो मृदा पाई जाएगी वो इन चारों के आधार पे ही पाई जाएगी। जैसे कहीं की जलवायु माना कि मरुस्थलीय जलवायु है, मतलब कि उष्ण और शुष्क हवाएं चलती है, तो उष्ण और शुष्क हवाओं में ज़्यादातर कौन सी मृदा मिलती है? वहाँ पर बालू रेत अधिक पाई जाती है। ठीक है, और जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक है, ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, पेड़ पौधे अधिक है, तो वहाँ पर जैविक पदार्थ अधिक हो गए, और वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? वहाँ पर लाल लोमी मिट्टी पाई जाएगी। पैतृक चट्टाने मतलब चट्टाने तीन प्रकार की होती है। पैतृक का मतलब पिता जो जिससे ये मिट्टी बन रही है, यानी कि इनकी बेटियां हो गई इस प्रकार से। तो पैतृक चट्टाने का मतलब जैसे तीन चट्टाने होती है पैतृक चट्टानी अपनी, एक होती है आग्नेय, एक होती है अवसादी, और तीसरी है कायांतरित। इन तीनों से जो मिट्टी बनती है ये होती है पैतृक चट्टानें। ठीक है, जैसे आग्नेय होगी, आग्नेय चट्टान जो है इससे बेसाल्ट निकलता है, लावा जो है बेसाल्ट प्रकार का लावा निकलता है। बेसाल्ट लावा से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। ठीक है, अवसादी जो है ये रेत के कण होते हैं, बालू मिट्टी के कण होते हैं, तो बालू मिट्टी बनती है। इसीलिए कहते हैं राजस्थान की जो अपनी मिट्टियां हैं, कहीं भी मिट्टियां, भारत की पढ़ लो, राजस्थान की पढ़ लो, वर्ल्ड की पढ़ लो, इनके ऊपर प्रभाव हमेशा चार चीज़ों का पड़ेगा। एक तो जलवायु का पड़ेगा, दूसरा जैविक पदार्थ का पड़ेगा, तीसरा पैतृक चट्टानों का पड़ेगा, और चौथा खनिज का पड़ेगा। ये हो गए इनके प्रभाव। अब पढ़ते हैं हम मिट्टियों के प्रकार। ठीक है, मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले वाला वर्गीकरण पढ़ेंगे, वो है कणों की संरचना के आधार पर। कणों की संरचना के आधार पर
पर मृदा वर्गीकरण। कण जो होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, छोटे मोटे बड़े बीच वाले, तो उन कणों के आधार पर मिट्टी कितनी प्रकार की होती है दोस्तों। तो देखिए, कणों की संरचना के आधार पर मृदा जो है, मिट्टियाँ, वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, एक है बारीक आकार के कणों वाली मृदा। बारीक आकार के कणों वाली मिट्टी या मृदा। दूसरी है मध्यम आकार के कणों वाली, मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी या मृदा। तीसरी है, वो है मोटे आकार के कणों वाली मिट्टी। ये होगी कणों की संरचना के आधार पर। जो मिट्टी के कण होते हैं, बड़े छोटे, उनके आधार पर मिट्टी को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब ये सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहला लेते हैं, वो है बारीक आकार के कणों वाली मिट्टी। तो देखिए, बारीक आकार के कणों वाली मिट्टी, बारीक आकार के कणों वाली मृदा। अब इसको समझिए आप। मिट्टी के जो बारीक कण होते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे महीन कण, जिनको आप हाथ में लेकर मिट्टी को देखोगे तो उसके कण आपको दिखाई नहीं देंगे, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। तो मिट्टी के बारीक जो कण होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण, उनको कहा जाता है चिक्का। मिट्टी के जो बिल्कुल महीन कण होते हैं, जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, हम दूरबीन के माध्यम से देख सकते हैं उनको, तो जो अत्यंत बारीक कण होते हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है चिक्का या कले। क्या कहा जाता है? सीधा सा एक क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, मिट्टी के अत्यंत बारीक कण को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के जो अत्यंत बारीक कण होते हैं दोस्तों, उनको चिक्का या कले कहते हैं। अब ये चिक्का प्रधान मिट्टी, जिसके अंदर चिक्का की मात्रा अधिक होती है, तो चिक्का प्रधान मिट्टी को ही क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी। क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी। ये इसी मिट्टी के नाम आ रहे हैं दोस्तों, देखना आपको समझ में आएगी। मिट्टियाँ टॉपिक हार्ड लगता है, इसको आप समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात, मिट्टी के अत्यंत बारीक कण क्या कहलाते हैं? तो मिट्टी के अत्यंत बारीक कण चिक्का या कले कहलाते हैं। और जिस मिट्टी के अंदर चिक्का की मात्रा अधिक होती है तो उसको चिकनी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो बारीक कण होते हैं, ये मिट्टी बहुत ही चिकनी होती है। जो मतलब पहले के लोग मकान बनाने में काम लेते थे, चूल्हे वगैरह बनाने में काम में लेते थे, वो बारीक कणों वाली मिट्टी होती थी। और वो चिक्का प्रधान मिट्टी को क्या बोलते थे? चिकनी मिट्टी। और इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? इसका रंग होता है कैसा? काला। और इसका रंग काला होने के कारण इस मिट्टी को और काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? काली मिट्टी। तो इसके 3 नाम आ गए, चिक्का, चिकनी मिट्टी और काली मिट्टी। ठीक है। और इसके अन्य क्या नाम है? तो ये बारीक आकार के कणों वाली मिट्टी को रेंगूड़ मिट्टी भी कहा जाता है, रेंगूर या रेंगूड़ मिट्टी। और ये जो मिट्टी है काली मिट्टी दोस्तों, ये कपास की फसल के लिए ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या हो गया? एक नाम है इसका श्वेत जुताई वाली मिट्टी। ये हो गए इसके अन्य नाम। क्या क्या नाम हो गए? सबसे पहली बात, मिट्टी के अत्यंत बारीक कण क्या कहलाते हैं? तो अत्यंत जो छोटे कण होते हैं, बारीक कण, वो चिक्का या कले कहलाते हैं। और जिस मिट्टी में चिक्का की मात्रा अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। जो चिकनी मिट्टी होती है, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। काली मिट्टी है, ये कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसे रेंगूड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम नाम था श्वेत जुताई वाली मिट्टी। श्वेत जुताई वाली मिट्टी क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर ट्रैक्टर ले जाके छोड़ दो और वो अपने आप ही ट्रैक्टर चलने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है। क्यों? ट्रैक्टर अपने आप कभी नहीं चलता। श्वेत जुताई का मतलब ये है, जैसे मान लो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर ये काली मिट्टी है, ठीक है, ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, बारिश हुई, बारिश से पानी से भर गया। जैसे ही पानी इसके अंदर खत्म होगा, ये मिट्टी धीरे धीरे पानी को सोखती है, सोख लेगी या वाष्प बन के पानी उड़ जाएगा। पीछे सूखने पर इस मिट्टी के अंदर दरारें पड़ जाती है।
काली मिट्टी वाले क्षेत्र है दोस्तों, इसके अंदर दरारें पड़ जाती है और दरारें पड़ने के कारण ऐसे लगता है जैसे इस खेत को जोत दिया हो। जैसे हम जोतते हैं तो ऐसे हल चलते हैं खेतों में, ठीक है। उसी प्रकार जैसे ये काली मिट्टी गीली होने के बाद सूखेगी, तो आप देखना अपने गांव में कहीं भी काली मिट्टी के जो खेत होते हैं वो सूखने पर उनके अंदर दरारें, खाइयाँ पड़ जाती है, छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे श्वेत जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गए इसके नाम काली मिट्टी के बारे में। अब देखिए काली मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी बनती कैसे है, निर्माण कैसे होता है इसका, तो ये चीज़ आप देख लिए, एक बार वापस देख लो। अत्यंत बारीक कण मिट्टी की क्या कहलाते हैं, चीका, यहाँ क्या कहते हैं, कले कहते हैं उसे। और चीका की मात्रा अधिक होती है तो उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। और चिकनी मिट्टी का रंग काला होने के कारण इसे काली मिट्टी, और कपास की फसल के लिए उपजाऊ होती है इसलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे रेंगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसे श्वेत जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए काली मिट्टी बनती कैसे है दोस्तों। तो अपना जो धरातल है, ये माना कि अपनी पृथ्वी है, धरातल है, ठीक है। इससे जैसे जैसे हम अंदर गहराई की ओर नीचे जाते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ता है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तापमान बढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएंगे, धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तब तो घटता है, और धरातल से नीचे गहराई की ओर जाते हैं तो बढ़ता है। तो ऐसे करते करते हम पृथ्वी के सेंटर तक जाएंगे ना, तो वहाँ पर तापमान हो जाता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जहाँ पर 6000 सेंटीग्रेड डिग्री तापमान होगा दोस्तों, तो वहाँ पर जितने भी खनिज पदार्थ है वो तरल अवस्था में पाए जाएंगे। किस अवस्था में, ये तरल अवस्था में होंगे। अब आप सोच रहे हो तरल अवस्था में है तो पृथ्वी टिकी हुई कैसे है, तो दोस्तों ये अपनी पृथ्वी गोल है और इसके चारों ओर से दबाव है, इस वजह से ये ठोस रूप में दिखाई देता है, जबकि है कैसा, तरल, अधिक तापमान होने के कारण। अब होता क्या है, जहाँ कहीं से धरातल कमज़ोर होता है तो ये पदार्थ बाहर आ जाता है। तो ये जो तरल पदार्थ है अंदर रहता है तब तो ये कहलाता है मैग्मा। क्या कहलाता है, मैग्मा। और जैसे ये धरातल से विस्फोट होकर बाहर निकलता है तब इसे कहते हैं लावा। क्या कहते हैं, लावा। ये धरातल को फोड़कर एक नली के माध्यम से बाहर आ गया, बहुत गर्म होता है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, लावा। धरातल के अंदर होता है तब तक इसे क्या कहते हैं, मैग्मा। अब देखिए लावा जो होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, क्षारीय और अम्लीय। तो एक तो होता है तरल लावा और दूसरा होता है गाढ़ा लावा। अब आप ये बताइए, जो तरल होगा वो दूर तक फैल जाएगा या जो गाढ़ा होगा वो दूर तक फैलेगा। कोई भी चीज़ तरल है तो ये दूर तक फैल जाएगी। तो एक प्रकार का लावा तो ये हो गया, दूर तक फैल गया। तो जो गाढ़ा लावा होता है वो इसके पास ही जम जाएगा। दो प्रकार का हो गया लावा। एक लावा तो था तरल जो दूर तक फैल गया, एक था गाढ़ा। गाढ़ा होने की वजह से मतलब कि कठोर था थोड़ा सा, तो वो ज़्यादा दूर तक गया नहीं, इसके आसपास ही इकट्ठा हो गया। तो गाढ़ा लावा होता है दोस्तों, इससे तो बनते हैं पर्वत। क्या बनते हैं, पर्वत। तरल लावा होता है, इससे बनते हैं पठार। क्या बनते हैं, पठार। अब देखिए आप यहाँ पर दूर तक फैल गया और हमेशा लावा से एक चट्टान बनती है। कौन सी चट्टान बनती है, उस चट्टान का नाम है आग्नेय चट्टान। क्या नाम है, आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान के ये दो रूप है, जो गाढ़ा होता है ये तो होता है ग्रेनाइट, और जो दूर तक फैल जाता है वो होता है बेसाल्ट। कौन सा होता है, बेसाल्ट। अब ये देखो, और इससे बनते हैं पठार। ये दूर तक फैल गया, बेसाल्ट नामक चट्टान बन गई। आग्नेय लावा जो है बाहर निकला लावा, दूर तक जाकर फैल गया तो एक चट्टान बनी। उस चट्टान का नाम क्या था, बेसाल्ट चट्टान। और इस कालांतर में जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा तो मिट्टियों का चट्टानें टूटती रहती है, फूटती रहती है, तो इसका कट कट के टूट फूट के मिट्टी के कणों में तब्दील हो जाती है। बेसाल्टिक लावा से इस मिट्टी का निर्माण होता है। सीधा सा क्वेश्चन आ जाए, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक लावा से होता है। बेसाल्टिक लावा आग्नेय चट्टान का ही एक रूप है, ये ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर निकलता है। ठीक है ना, ये आ गया आपको समझ में, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। ज्वालामुखी प्रक्रिया से लावा फूटकर बाहर आया। दो प्रकार का होता है, तरल और गाढ़ा। जो दूर तक फैल गया इससे बेसाल्टिक चट्टान बन गई, और इस बेसाल्टिक चट्टान से धीरे धीरे टुकड़े होकर जो कण मिट्टी बन गई उसे हम काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है दोस्तों,
तो काली मिट्टी का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक खनिज की मात्रा अधिक पाई जाती है, टिटेनी, इसका नाम है टिटेनीफेरस। क्या नाम है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। ये खनिज अधिक पाया जाता है। कौन सा खनिज? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट खनिज की मात्रा अधिक होने के कारण। इसकी मात्रा क्या होती है दोस्तों? काली मिट्टी में किस खनिज की मात्रा, सीधा सा एग्जाम आ जाए, काली मिट्टी में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है? तो इसकी मात्रा अधिक होती है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट खनिज की मात्रा अधिक होने के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला। जब कभी ये जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ ऑक्सीकरण करके ये क्रिया करता है और ये बदल जाता है फेरस ऑक्साइड में। किस में बदल जाता है? फेरस ऑक्साइड में। और फेरस ऑक्साइड में बदल जाएगा तब इसका रंग हो जाएगा लाल। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में आपको? सीधी सी बात है अपनी। बारीक आकार के कण जो है मिट्टी बेसाल्टिक लावा से बनती है। बेसाल्टिक लावा के टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है वो बारीक आकार कणों वाली काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसकी मात्रा अधिक होती है और इसकी मात्रा अधिक होने के कारण कभी कभी कालांतर में ये इसमें फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है और इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। काली मिट्टी जो होती है इसकी जल धारण क्षमता तो होती है, जल धारण क्षमता तो होती है अधिक और जल ग्रहण क्षमता होती है कम। ये आपको याद रखना है खास तौर से, और हमेशा यहाँ हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखिए, जल धारण जो क्षमता है ये होती है अधिक, जल ग्रहण होती है वो होती है कम। जल धारण अधिक और जल ग्रहण कम। अब ये जल धारण क्या होता है और जल ग्रहण क्या होता है? ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है। धारण का मतलब का धारण करना, किसी चीज़ को धारण करना। जैसे कोई भी बर्तन के अंदर आप पानी रख रहे हो तो वो धारण करना होता है, और उससे बाहर निकल जाना मतलब अंदर चला जाना वो ग्रहण करना होता है। आप कभी भी देखना आपके खेतों में काली मिट्टी के जो खेत होते हैं दोस्तों, जैसे मान लो ये खेत है काली मिट्टी का और यहाँ पर ये खड्डा है और ये पानी से भर गया, ठीक है, जबकि इसके अंदर मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। एक तरफ तो ये हो गया, एक तरफ ये रेत है बालू मिट्टी और ये बालू मिट्टी से खड्डा भरा हुआ है। अब आप ये बताइए कौन सी मिट्टी पानी जल्दी सोखेगी? अंदर कौन सी मिट्टी जल्दी पानी सोखेगी? तो ये बालू रेत के कण मोटे होते हैं और बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसलिए ये जल्दी ग्रहण करेगी। काली मिट्टी जो होती है इसके कण अत्यंत बारीक होने के कारण ये आपस में चिपके हुए होते हैं, बहुत कम गैप होता है इन कणों के बीच में, इसलिए ये धीरे धीरे जल ग्रहण क्या करती है? धीरे धीरे, मतलब जल ग्रहण करने की क्षमता तो क्या हो गई? कम। तो जल ग्रहण ये कम कर रही है तो धारण तो सीधी सी बात है ज़्यादा होगा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक काली मिट्टी खेत देखना आप, काली मिट्टी जहाँ होगी वो खेत काफ़ी दिन बाद में लेट खाली होंगे, धीरे धीरे पानी सोखेगा। क्यों? क्योंकि अत्यंत बारीक कण होने के कारण इनके बीच में गैप बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, सीधी सी बात समझ में आ गई। जल धारण क्षमता तो क्या होती है? अधिक, मतलब बहुत समय तक ये काली मिट्टी है। जैसे आप गांव में देखते हो तालाब, कोई तालाब में काली मिट्टी होती है तो वो तालाब बहुत दिनों बाद में खाली होता है, बहुत समय बाद में। और कोई तालाब होता है जिसके अंदर मिट्टी के कंकड़ पत्थर वगैरह या बालू रेत होती है तो वो तालाब जल्दी खाली हो जाता है। इसलिए काली मिट्टी की क्या है? जल धारण करने की क्षमता तो होती है अधिक और जल ग्रहण करने की क्षमता होती है कम। ग्रहण का मतलब वो सोखती बहुत कम है, धीरे धीरे। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? अब आगे चलते हैं। निर्माण आ गया समझ में आपको? देख लीजिए एक बार वापस। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा निकलता है और दो प्रकार का होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो होता है बेसाल्टिक लावा से। बेसाल्टिक लावा से कौन सी मिट्टी बन गई? काली मिट्टी। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की मात्रा अधिक पाई जाती है, और जब कभी भी ये जल के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरस ऑक्साइड में बदल जाएगा तब इसका रंग लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। काली मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता तो होती है कम और जल धारण क्षमता होती है वो होती है अधिक। अब आगे चलिए। काली मिट्टी है दोस्तों राजस्थान में ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी राजस्थान के अंदर ज़्यादातर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का मतलब है हाड़ौती का पठार। ये है अपना राजस्थान। तो राजस्थान हम
इसको बारीक आकार कणों वाली मिट्टी के आधार पर देखें तो ये वाली मिट्टी सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी। ये हो गया दक्षिण, ये है पूर्वी, और ये बीच वाला भाग पूरा हो गया दक्षिण पूर्वी भाग। तो यहाँ पर काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है, आपकी आंखों में दिखना चाहिए राजस्थान के किस भाग में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में या हाड़ौती के पठार में ज़्यादा पाई जाती है। हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपजाऊ होती है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कपास की फसल के लिए उपजाऊ होती है। किस फसल के लिए? कपास के लिए। उसके अलावा होती है गन्ने के लिए। किस फसल के लिए? गन्ने के लिए। मुख्य रूप से ये दो फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी या बारीक आकार के कणों वाली मिट्टी। अब वर्गीकरण में एक पार्ट हो गया अपना पूरा, कौन सा? बारीक आकार के कणों वाली मिट्टी, जिसे हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं, रेंगूड़ मिट्टी भी कहते हैं, श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो ये तो हो गई अपनी बारीक आकार के कणों वाली मिट्टी। आगे चलते हैं, वो है मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी। सेकंड पार्ट कौन सा है? मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी। मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी। मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है ज़्यादातर? तो देखिए, इसकी सीधी सी बात आपको ऐसे याद रखना है। मध्यम आकार के कणों वाली जो मिट्टी होती है, ये हमेशा जहाँ पर नदियाँ अधिक बहती है उस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। कहने का मतलब सीधा सा ये है, जैसे नदी बह रही है, तो नदी बह रही है मतलब कि जल बह रहा है, और जल सिर्फ जल ही नहीं बहता, जल हमेशा चट्टानों का कटाव करके इसके साथ मिट्टी के कण भी बहते रहते हैं। और ऐसे तो है नहीं, ये हमेशा इसके साथ ही बहते रहेंगे। जहाँ भी इस जल की है ना स्पीड, वेग कम हो जाएगा, इसका पानी का वेग कम हो जाएगा, वहाँ पर ये मिट्टी बिछा देगी नदी। जैसे जैसे आगे जा रही है, आगे चौड़ी हो रही है, समतल स्थल पर चल रही है, तो ये दूर तक फैल जाएगी और यहाँ पर ये मिट्टी बिछा देगी। और ये जो मिट्टी बन रही है, नदियों के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है, इसे क्या कहा जाता है? मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी। और मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो ये जल के साथ बहकर आती है, इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आया समझ में? जलोढ़ मिट्टी। एग्जाम में सीधा सा पूछा जाता है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपको पूरा मैप के अंदर समझाया हुआ है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ बहती है आपको पता होगा? थार के मरुस्थल में, है ना? ऐसा नहीं है, थार के मरुस्थल में एक भी नदी नहीं बहती है, ओनली एक नदी बहती है, लूनी। और ज़्यादातर नदियाँ कहाँ बहती है? अरावली के पूर्वी भाग के अंदर। तो ये मध्यम आकार कणों वाली मिट्टी है, इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाएगी? अरावली के पूर्वी भाग में। अरावली के पूर्वी भाग में, यानी कि पूर्वी राजस्थान के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोमट मिट्टी। और इसे किस नाम से जाना जाता है? और इसे कच्छारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब नदियों के द्वारा ये जो मिट्टी लाकर बिछाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ये भी दो प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी? एक तो होती है खादर, एक होती है बांगड़। बांगड़ मृदा और एक होती है खादर मृदा। और बांगड़ और खादर में फर्क क्या है, बस ये आपको समझना है। बांगड़ प्रदेश जो होता है हमेशा दोस्तों, वो ये होता है जहाँ नदी प्रति वर्ष अपना जल नहीं पहुंचा पाती, वो क्षेत्र कहलाता है बांगड़ प्रदेश। और जहाँ नदी प्रति वर्ष अपना जल पहुंचा देती है, तो वो हो गया कौन सा? खादर प्रदेश। कहने का मतलब है कि इस खादर प्रदेश में तो मृदा हमेशा नई मिट्टी, क्योंकि प्रति वर्ष यानी कि ये नदी, माना कि ये पानी बह रहा है नदी का,
और ये हमेशा जब भी बाढ़ की स्थिति होती है तो यहाँ तक ये पानी आ जाता है। सामान्यतः हर वर्ष यहाँ तक आ जाता है, फिर ये सामान्य स्थिति में आती है तो बीच में बहने लग जाती है, तो यहाँ पर ये मृदा इसके आसपास छोड़ देगी। तो ये हर साल नई मिट्टी लाकर बिछा देती है। इसे नवीन मिट्टी के नाम से जाना जाता है या खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि हर वर्ष नदी अपने जल को पहुंचा देती है, वो होता है खादर। और यहाँ पर जो मिट्टी बन रही है ये खादर मिट्टी या नवीन मिट्टी के नाम से जानी जाती है। लेकिन माना कि कभी 10-15 सालों में एक बार ज़्यादा पानी की आवक हो गई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई और दूर तक पानी फैल गया, और जब नदी वापस सामान्य हुई तो वापस अपनी जगह पर आ गई, तो यहाँ दूर तक इसका पानी ये प्रतिवर्ष तो नहीं आता है, लेकिन 10-15 सालों में कभी कभी यहाँ पहुँच जाती है और मिट्टी बिछ जाती है, तो ये हो गई पुरानी मिट्टी, जिसे क्या कहा जाता है, बांगड़ मिट्टी। कहने का मतलब सीधी सी बात है, जो नई मिट्टी होती है नवीन जल के द्वारा बिछाई जाती है वो तो होती है खादर, और जो काफ़ी सालों बाद में पुरानी होती है वो होती है बांगड़ मिट्टी। तो अब देखिए मध्यम आकार कणों वाली मिट्टी में कौन कौन सी आ गई, इसके नाम अलग अलग देखो, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, खादर या बांगड़। ये सारे की सारी कौन सी है, ये है मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी। और ये राजस्थान में पाई कहाँ पर जाती है, अरावली के पूर्वी भाग के अंदर। अब इसको मैप में देख लीजिए आप थोड़ा सा। ये है अपना राजस्थान, और राजस्थान के मध्य में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। क्या नाम है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है। यहाँ पर ये माना कि चंबल नदी बह रही है। चंबल के अंदर देखो इधर से बहुत सारी आ रही, काली सिंध, परवन, पार्वती, इधर से मेज, बनास, ये बनास वगैरह। फिर इनकी सहायक नदियाँ बामणी नदी, अफवादंतर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा नदियाँ, इधर तो मात्र एक लूनी बह रही है। अब बताइए आप, सबसे ज़्यादा नदियाँ कौन से क्षेत्र में बह रही है, तो अरावली के पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ बह रही है। अब सीधा सा पूछ ले, जलोढ़ मृदा राजस्थान में अधिक कौन से पार्ट में पाई जाती है, तो राजस्थान के पूर्वी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी सबसे ज़्यादा, मध्यम आकार के कणों वाली या जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि जहाँ पर नदियाँ बहती है ज़्यादा और नदियों के द्वारा जो मिट्टी बनती है, जल के साथ बहकर आते हैं कण और जम जाते हैं, तो उस मिट्टी को कहा जाता है मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी। और राजस्थान के ये अरावली के पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है। तीसरा पार्ट था वो था मोटे आकार के कणों वाली मिट्टी। तीसरा पार्ट कौन सा है, मोटे आकार के कणों वाली मिट्टी। अब देखिए मोटे आकार, सीधी सी बात ये थी कि फर्स्ट वाला बारीक आकार का कण था, वो तो बना था ज्वालामुखी प्रक्रिया से। दूसरा भाग था मध्यम आकार कणों वाली, वो बनी थी जल से। तीसरी मोटे आकार के कणों वाली मिट्टी है, ये बनती है वायु से, वायु अपर्दन से। किससे बनती है, वायु के द्वारा अपर्दन होता है। चट्टानें कट कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनके कण उड़ उड़ कर जाते हैं और यहाँ आकर गिर जाते हैं। जैसे लोयस का मैदान, लोयस का मैदान कहाँ पर है दोस्तों, ये है चीन के अंदर। कहाँ पर है, चीन के अंदर। ये सारा मैदान किससे बना हुआ है, बालू मिट्टी से बना हुआ है, मोटे आकार कणों वाली मृदा से बना हुआ है। और ये वायु अपर्दन के द्वारा, वायु ने यहाँ पर मिट्टी का कटाव किया और यहाँ से कण अपने साथ उड़ा के लाई और यहाँ लाकर बिछा दिए। जैसे पाकिस्तान से लू आती है अपने भारत के अंदर, वो लू के साथ ना क्या होती है, गर्म हवाओं के साथ रेत के कण उड़ के आते हैं। आप देखते हो आंधी चलती है, वो तेज आंधी चलती है तो आपके थपेड़े लगते हैं आंधी के। वो रेत के कण होते हैं, बड़े बड़े कण, वो आगे आकर जम जाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े कण होते हैं, जैसे हम महसूस करते हैं। आप हाथ में लेते हो बजरी तो आपको साफ साफ दिखाई देते हैं रेत के कण। तो ये मोटे आकार के कण होते हैं, वायु के द्वारा अपर्दन से एक स्थान से दूसरी जगह पर लाकर बिछा दिए जाते हैं। और इस प्रकार से जो मिट्टी बनती है इसे कहा जाता है बलुई मिट्टी या बालू मिट्टी। क्या कहा जाता है, बलुई मिट्टी या बालू मिट्टी। और इसको वैज्ञानिक भाषा में एरिडोसोल्स या एंटीसोल्स, क्या कहते हैं, एरिडोसोल्स या एंटीसोल्स, ये वैज्ञानिक नाम है। हम अलग से पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे इनके ऊपर अलग से। और अभी तक तो आप ये समझना है, बारीक आकार के कणों वाली थी, ज्वालामुखी से बेसाल्टिक नामक चट्टान से बनी थी। नदियों के द्वारा बनने वाली कौन सी थी, जलोढ़ मृदा या मध्यम आकार के कणों वाली। या फिर सीधा सा एग्जाम में यूँ पूछ ले, काली मिट्टी के जो कण होते हैं
कैसे होते हैं? मध्यम आकार के, बड़े बड़े कण या छोटे कण या अत्यंत सूक्ष्म कण। तो अत्यंत जो सूक्ष्म कण होते हैं वो काली मिट्टी में होते हैं। मध्यम आकार के कण होते हैं वो होते हैं जलोढ़ मिट्टी में। किस में होते हैं? जलोढ़ मिट्टी के अंदर। और बड़े बड़े रेत के कण होते हैं जिसे बालू के रेत के कण बोलते हैं या बलुई मिट्टी बोलते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये यहाँ अपने राजस्थान के पश्चिम भाग में। कहाँ पर? पश्चिम राजस्थान के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मोटे आकार के कणों वाली मिट्टी। अब देखिए मैप के अंदर आप तीनों को एक साथ बता दिया जाए। ये है अपने राजस्थान, ठीक है। बीच वाली हो गई अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के इधर तो है ना अपना पठारी प्रदेश है, और पठार हमेशा किससे बनते हैं? लावा से। और कौन से लावा से? तरल लावा से। गाढ़ा होता तो पर्वत बनता। क्या बनता? पर्वत। तरल होने की वजह से पठारी प्रदेश है हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, ठीक है। अब यहाँ से एक नदी निकलती है चंबल नदी, और इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा बहती है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नदियाँ ज़्यादा बहती है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी, या इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। मतलब अरावली के पूर्वी भाग में राजस्थान में। यहाँ आपको मैप आपको दिख रहा है। आपने अगर राजस्थान के सामान्य परिचय का वीडियो देखा होगा, उसके अंदर राजस्थान की सारी लोकेशन बता रखी है, कौन सा जिला कहाँ पर है। अब ऑप्शन के आधार पर भी कुछ भी आ जाए ना, काली मिट्टी पाई जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कौन कौन से जिले थे। यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ थे। इस प्रकार से आपको पूरा मैप आंखों में दिखना चाहिए। उसके बाद चलते हैं अरावली के पश्चिम भाग में, और अरावली के पश्चिम भाग में पूरे में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मोटे आकार के कण वाली। और मोटे आकार के कण वाली मिट्टी क्या बोलते हैं? बलुई मिट्टी या बालू मिट्टी। बलुई मिट्टी कहा जाता है। और बलुई मिट्टी के अंदर है ना दोस्तों 90 से 95% क्या होती है? 90 से 95% क्या पाई जाती है बलुई मिट्टी में? बालू के कण पाए जाते हैं। मतलब रेत के जो बड़े बड़े कण होते हैं वो पाए जाते हैं। और 5 से 10% क्या पाई जाती है? 5 से 10% चिक्का पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चिक्का। अब इसका उल्टा होता है उसके अंदर, किसमें? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में 90 से 95% क्या होती है? चिक्का या कल्ले। चिक्का या कल्ले प्रधान मिट्टी चिकनी मिट्टी कहलाती है। उसका उल्टा क्या हो गया? बालू के अंदर, इसके अंदर 90 से 95% क्या होती है? बालू के कण, और 5 से 10% क्या होते हैं? चिक्का या मटियार होती है, चिपचिपाट होती है थोड़ी सी, ठीक है। बालू मिट्टी जो होती है दोस्तों, इस मिट्टी के अंदर फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा? फास्फोरस। जो हम खेतों में डालते हैं, जहाँ पर कमी हो जाती है तो वहाँ पर फास्फोरस खाद डाला जाता है, ठीक है। तो फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है मिट्टी। कब? ये तब उपजाऊ हो जाती है जब इसको टाइम से पानी मिल जाए। इसे बोलते हैं ना, पश्चिम राजस्थान में तो कुछ होता ही नहीं है क्योंकि वो थार का मरुस्थल है। लेकिन आप ये सोचो, जहाँ जिस क्षेत्र में, जैसे लाटी सीरीज में अभी बहुत सारे नलकूप ट्यूबवेलें खुद रही है, और यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़ में नहर आ गई। नहर आने की वजह से अभी आप ये बताओ, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अन्न उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अन्न का उत्पादन होता है गंगानगर जिले में। किस जिले में होता है? गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा धान, गेहूँ वगैरह गंगानगर से उत्पादन होता है, गंगानगर से। जबकि यहाँ तो बालू रेत है। तो इतना क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस की मात्रा तो इस मिट्टी में होती है, प्लस इसके साथ में टाइम से टाइम पानी मिलने लग गया। तो जल की आपूर्ति समय पर होने पर ये मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। और सामान्यतः पूछा जाए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो सबसे उपजाऊ मिट्टी दोस्तों जलोढ़ मृदा होती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा। लेकिन हम इसको ऊसर भूमि बोलते हैं, और ये उपजाऊ भी हो सकती है कब? जब इसको समय पर पानी की पूर्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के अंदर फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। और काली मिट्टी में दोस्तों सामान्यतः दूसरी मिट्टियों की अपेक्षा नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है।
मैंने ऐसे बोला अधिक पाई जाती है, सभी मिट्टियों से इस मिट्टी में अधिक नहीं पाई जाती है। सामान्यतः जो बाकी मिट्टियां हैं ना, इनसे राजस्थान जो बाकी मिट्टियां पाई जाती है लाल लोमी वगैरह, उन सब में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा काली मिट्टी के अंदर पाई जाती है और फास्फोरस की मात्रा बलुई मिट्टी के अंदर अधिक पाई जाती है। और ये सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ होती है और उपजाऊ होने के कारण कृषि कार्य अधिक किए जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया जाता है, तो जनसंख्या घनत्व राजस्थान में सबसे ज़्यादा पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, जयपुर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, इधर वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, कृषि कार्यों के लिए अधिक उपयोगी होती है इस वजह से। ठीक है दोस्तों, एक पार्ट अपना कंप्लीट हुआ राजस्थान की मृदा का। बाकी जो छूट रखा है वो कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।